तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है वेग। देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक अपन जान रहे हैं इसके अंदर वेग यानी कि वेलोसिटी। अब ये समतल में गति के आधार पर वेग को समझेंगे अपन। ध्यान रखना एक विमीय गति में तो अपन वेग को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं इसे द्विविमीय गति के आधार पर वेग को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वेग अपन कहेंगे किसे यहां द्विविमीय गति में यूं कह सकते हैं अपन द्विविमीय गति में किसी वस्तु का वेग गति में किसी वस्तु का वेग द्विविमीय गति में किसी वस्तु का वेग उसके विस्थापन की दर के बराबर होता है। वस्तु का वेग उसके विस्थापन की दर के बराबर होता है। अपन यो कह सकते हैं कि विस्थापन की दर के बराबर होता है, यानी कि आप यूं कह दीजिए वेग बराबर क्या कह सकते हो आप विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर बन गया है विस्थापन बटे में समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल ये वेग के लिए फॉर्मूला बना दिया। अब इसमें देखो एक एक करके अपन वेग को जानेंगे। दो वेगों को जानने का प्रयास करेंगे, एक तो औसत वेग और एक पहले जानेंगे, फिर उसके बाद अपन ताक्षणिक वेग। तो पहले अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर औसत वेग की। देखिए भाई औसत वेग है क्या, चूंकि कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय अंतराल का अनुपात क्या कहलाता है औसत वेग कहलाता है। तो वही डेफिनेशन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसे ही वापस लिख रहे हैं। चूंकि कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय चूंकि कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात चूंकि कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो इसका मतलब औसत वेग क्या हुआ देखो, इसलिए औसत वेग मैंने मान लिया कि औसत वेग जो कि सदिश राशि है तो वेक्टर का साइन अपन यूज करेंगे। तो एवी का मतलब एवरेज, अतः औसत वेग v एवरेज इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। ये तो विस्थापन हो गया और समय अंतराल क्या हो गया डेल्टा टी हो गया। ये लीजिए यही तो लिखूंगा मैं कि लगे कुल समय के विस्थापन, ये तो विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर हो गया और समय क्या हो गया इसमें डेल्टा टी हो गया। इन दोनों का क्या ले लिया मैंने अनुपात, और ये अनुपात ही क्या बन गया मेरे पास औसत वेग हो गया। अब देखो इसी को अगर आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के रूप में और मैं बढ़ा दूं किस तरह से देखिएगा, ये x y ये मैंने मूल बिंदु लिया हुआ है। अगर मैं मान लेता हूं
कि किसी कण के लिए या किसी वस्तु के लिए ये तो है स्थिति ए और ये है स्थिति बी। अगर स्थिति ए से अगर कोई वस्तु स्थिति बी पर आ रही है तो उसका विस्थापन क्या हो गया, ये वाला इसका विस्थापन हो जाएगा ए से बी का, यहां से यहां तक का। ये स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर हो जाएगा, ये स्थिति सदिश स्मॉल r2 वेक्टर हो जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये तो है समय t1 पर स्थिति और ये है समय t2 पर स्थिति, तो इसका विस्थापन डेल्टा r अपने पास ज्ञात हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जिसको अपन x और y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखो उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन लिख देते हैं कि यदि मैं ये कह देता हूं यदि समय स्मॉल t पर, यदि समय स्मॉल t1 पर यानी प्रारंभिक स्थिति पर, यदि समय स्मॉल t1 पर वस्तु की स्थिति, t1 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r1 वेक्टर, यदि समय स्मॉल t1 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो स्मॉल r1 पर क्या स्थिति होगी उसकी, उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट के रूप में अगर बात करूं तो इसे मैं कैसे लिखूंगा भैया, x1 i के प्लस y1 j के। यदि समय स्मॉल t1 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i1 प्लस y1 j कैप सॉरी i के प्लस j कैप, तथा समय स्मॉल t2 पर वस्तु की स्थिति तथा समय स्मॉल t2 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 i के प्लस y2 j के, यही तो लिखा जाएगा। हो तो देखिए अगर अपने पास ये दो स्थितियां दे रखी हैं तो वस्तु का कुल विस्थापन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। हो तो वस्तु का कुल विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो वस्तु का कुल विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। या मैं इसे आगे और लिख सकता हूं, देखो कैसे ही, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा r2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x2 i कैप y2 j कैप माइनस x1 वेक्टर, ये वैल्यू है मेरे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप। या मैं इसे, आप जानते हैं कि सदिश संयोजन या सदिश का व्यवकलन होता है, वो अपन किस प्रकार से उसे अपन लिख सकते हैं, तो यह मैं इसे x2 i कैप प्लस y2 i कैप को मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 i कैप, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ ही इसे मैं कह सकता हूं y2 माइनस y1 j कैप, ये लो, ये मेरे पास इसका विस्थापन आ गया। एवं अगर मैं समय की बात करूं तो देखो समय अंतराल डेल्टा t इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, t2 माइनस t1, या यूं कह सकता हूं कि t2 माइनस t1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा t। तो इसलिए वस्तु का औसत वेग क्या हो गया भाई, इसमें वैल्यू रख दीजिए इन दोनों का, इस फॉर्मूले मान रख देंगे अपन। तो देखो इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अतः वस्तु का औसत वेग, तो क्या औसत वेग हो जाएगा, देखो v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, भाई मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी है। अब डेल्टा आर वेक्टर की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, ये है। अगर मैं इस वैल्यू को लिख देता हूं तो देखो ध्यान दो, इस समीकरण 2 को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं, पहले थोड़ा सा एक स्टेप और अपन बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से, यूं
आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसी समीकरण को आप यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, गौर कीजिए x2 माइनस x1 है, तो इसका मतलब मैं इसे डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, ये लो डेल्टा एक्स आई कैप, इसी तरह से ये हो जाएगा डेल्टा वाई जे कैप, ये लीजिए समीकरण नंबर ये आ जाएगी 2। तो यहां मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया है, ये विस्थापन सदिश का, द्विविमीय गति का क्या आ गया मेरे पास, विस्थापन आ गया है। अगर मैं समय की बात करूं तो देखिए A1 डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, T2 माइनस T1, समीकरण नंबर 3 आ गया। तो अब देखिए, अब अपन इसका फॉर्मूला लिख देंगे, अब देखो, अब अपन कह सकते हैं अतः वस्तु का औसत वेग, अतः वस्तु का औसत वेग। अगर वस्तु के औसत वेग की अगर अपन बात करें तो देखो v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी है। तो देखो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, ये रहा डेल्टा एक्स आई कैफ डेल्टा वाई जे कैफ अपॉन में डेल्टा टी, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आपने लिख दिया है तो देखिए समीकरण 4 तक आ चुके हैं अपन, इसी को मैं v वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू, अब मैं इसे इस तरह से भी व्यक्त कर सकता हूं, देखो कैसे, डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन में डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये x दिशा में घटक हो गया वेग का, और ये क्या हो गया है, y दिशा में। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी किसी तल में, या यूं कह सकते हैं द्विविमीय गति के अंदर जो वेलोसिटी होगी, वो से लिखा जा सकता है vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। ये लो, ये अपन ने औसत वेग के लिए एक जनरल फॉर्मूला ले लिया। तो अपन कह सकते हैं अतः, क्या कहा जा सकता है, अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का, ये औसत वेग है, इसके लंबवत घटक है x और y, लंबवत घटकों का सदिश योग ही क्या है, परिणामी औसत वेग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इजीली कह सकते हैं अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का, लंबवत घटकों का, अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का सदिश योग, अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का सदिश योग, अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का सदिश योग परिणामी औसत वेग के, परिणामी औसत वेग के तुल्य होता है। परिणामी औसत वेग के क्या होता है, तुल्य होता है। अब अपन इसके बाद बात करेंगे ताक्षणिक वेग की। तो देखो अपन ने यहां पर औसत वेग चर्चा कर ली है, अब अपन लेंगे इसके अंदर ताक्षणिक, इसे आप नोट कीजिए। तो अपने पास राष्ट्र में जो रिजल्ट आ गया है, यह आपको ध्यान रखना है कि v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जो कि अपन ने प्रूफ कर लिया है बड़े ही इजी तरीके से, एक सिंपल मेथड से।
देखिए अपन ने इसमें औसत वेग जान लिया था, अब अपन बातें करेंगे इसमें ताक्षणिक वेग की। ताक्षणिक वेग क्या है, देखो नंबर सेकंड, द्विविमीय गति के लिए ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग। देखिए चूंकि ताक्षणिक किसी भी क्षण पर, या यूं कह सकते हैं चूंकि क्षणिक समय पर जो औसत वेग है वही ताक्षणिक वेग के क्या होता है, तुल्य होता है। बिल्कुल एक सिंपल सा अगर अपन कहें तो मैं यह कह सकता हूं कि चूंकि क्षणिक समय, चूंकि क्षणिक समय स्मॉल टी पर, चूंकि क्षणिक समय स्मॉल टी पर, चूंकि क्षणिक समय स्मॉल टी पर औसत वेग का मान, औसत वेग का मान, औसत वेग का मान ताक्षणिक, ताक्षणिक वेग के, चूंकि क्षणिक समय स्मॉल टी पर औसत वेग का मान ताक्षणिक वेग के क्या होता है, तुल्य होता है। इसलिए ताक्षणिक वेग देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ताक्षणिक वेग, अगर मैं ताक्षणिक वेग को v वेक्टर से लिखूं तो देखो ताक्षणिक वेग v वेक्टर इज इक्वल टू, इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर लिमिट डेल्टा टी 0 तक है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि डेल्टा स्मॉल r वेक्टर अपॉन में डेल्टा t, इसे आप लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। यानी ये 0 की ओर अगर ये मान जा रहा है, लगभग नगण्य है, तो आप यूं कह सकते हैं अतः क्या रिजल्ट आ रहा है कि द्विविमीय गति में वेग समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन के क्या होता है, बराबर होता है। अतः द्विविमीय गति में, वैसे तो हर गति के अंदर ही होता है, फिर भी अपन यहां लिख रहे हैं, अतः द्विविमीय गति में वेग समय स्मॉल टी के सापेक्ष, वेग समय स्मॉल टी के सापेक्ष क्या होता है, अवकलन के बराबर होता है। अतः द्विविमीय गति में वेग स्थिति का समय स्मॉल टी के सापेक्ष क्या होता है, अवकलन के बराबर होता है। ये अपन लिख सकते हैं, अतः वेग स्थिति में समय स्मॉल टी के सापेक्ष क्या होता है, अवकलन के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने पास सिंपल सा आ गया है। अगर इस तरह से दिया हुआ हो, देखो यदि स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू यो दे दिया गया है आपको कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो, तो यदि स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अगर दिया हुआ है तो देखिएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, डी अपॉन में डी टी। आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आप इसे लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप अपॉन में डी टी प्लस डी वाई जे कैप अपॉन में डी टी। बिल्कुल इस तरह से अगर अपन इसे लिख सकते हैं तो अब देखिएगा यहां पर कौन क्या है, यहां डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी एक्स तथा डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी वाई, यानी वेग का एक्स घटक और वेग का वाई घटक। तो देखिए इसलिए वी वेक्टर इज इक्वल टू, इसे आप कह सकते हैं वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है ताक्षणिक वेग की, ये लीजिए। ये अगर मेरे पास ताक्षणिक वेग की अगर समीकरण आ गई है तो एक चीज गौर कीजिएगा कि अगर ये मेरे पास ताक्षणिक वेग की समीकरण आ गई, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, यहां तक आ गई। अब यदि अगर मैं इसका इस तरह से घटक के रूप में बना दूं, जैसे सदिश के रूप में लेते हैं, चलो उसकी लैंग्वेज भी उसकी भी लिख देता हूं। अब मैं कह दूं, अब यदि
वी वेक्टर इजिकल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, यहां तक मैं लिख दिया है। अब यदि वेग के एक्स घटक, अब यदि वेग के एक्स घटक वी एक्स वेक्टर को एक्स अक्ष पर, वी एक्स वेक्टर को एक्स अक्ष पर, वे वाई घटक वी वाई को वाई अक्ष पर। अब यदि वेग के एक्स घटक वी एक्स वेक्टर को एक्स अक्ष पर, वे वेग के वाई घटक वी वाई को वाई अक्ष पर व्यक्त करें, तो इनका परिणामी वेग, देखो, तो इनका परिणामी वेग चित्रानुसार होगा। क्या होगा देखो, चलो चित्रानुसार ओ ए बी अपन चित्र में बना देता हूं। चित्रानुसार अब मैं इसमें चित्र बना देता हूं, ओ बी वेक्टर से व्यक्त होगा, ओ बी वेक्टर से व्यक्त होगा। देखो भाई कैसे होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जैसे मैंने ये ए वेक्टर, सॉरी यहां मैं ले लेता हूं, ये वी एक्स वेक्टर है, वेग का एक्स घटक है, यहां ये ए आ गया है, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, वी वाई वेक्टर है, और ये बिंदु बी है, तो परिणामी वेग मेरे पास ये आ गया है ओ बी वेक्टर, जिसे कि मैं वी कह रहा हूं, और ये कोण क्या है, इसका थीटा ले लिया है। तो वेग चित्रानुसार ओ बी वेक्टर से क्या होगा, व्यक्त होगा। एक्स अक्ष पर मैंने एक्स घटक ले लिया है, वाई अक्ष पर मैंने वाई घटक ले लिया है, तो परिणामी वेग का ये वाला घटक अपने पास आ जाएगा। अब देखो भाई चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ओ बी वेक्टर वेग के परिमाण को दर्शाएगा। तो देखो यहां लिख सकते हैं अपन, चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है इस चित्र से वो देखेगा। चित्र से स्पष्ट है कि ओ बी वेग के परिमाण, ओ बी वेग के परिमाण, ओ बी जो है वो तो वेग के परिमाण, या यूं कह सकता हूं वी वेक्टर का परिमाण को मैं केवल किससे लिख दूं, केवल वी से लिख दूं, वी को ओ बी वेग के परिमाण को, बिल्कुल सही है, तथा कोण थीटा, तथा कोण थीटा वेग वी की, तथा कोण थीटा वेग वी की उसकी एक्स घटक के साथ क्या है, कोण को शो कर, जबकि कोण थीटा v और किसके, v वेक्टर और v एक्स के बीच का क्या है, कोण है। तो अपन कह सकते हैं तथा कोण थीटा वेग v की उसकी x घटक, वेग v की उसकी x घटक, तथा कोण थीटा वेग v की उसकी x घटक जो अपन को दी गई है, x घटक v एक्स के सापेक्ष, वी एक्स के सापेक्ष दिशा बताता है, वी एक्स के सापेक्ष दिशा को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। तो देखिए अतः अपन इससे आगे यहां निकाल लेते हैं, इसमें दिशा बताता है, एक्स घटक वी एक्स के सापेक्ष दिशा बताता है। अतः मैं इस प्रकार से इसे व्यक्त कर सकता हूं कि जो परिमाण v है वो किसके बराबर हो गया भैया, ओ बी के बराबर हो गया। और ओ बी आप इस ट्राइंगल से देखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और फिर उसका क्या कर देंगे अपन, रूट कर देंगे, यानी कि रूट ऑफ
ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये लो है, वेग के परिमाण का मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। अगर मैं इसमें दिशा भी ज्ञात करना चाहूं तो देखो भाई, दिशा ज्ञात करने के लिए मैं इस ट्राइंगल में क्या कर रहा हूं, tan थीटा का मान ले लूंगा, लंब बटे आधार। लंब इसका क्या आ रहा है, ए बी, और आधार आ रहा है इसका ओ ए, यानी कि मेरे पास हो गया है tan थीटा बराबर ए बी का मतलब तो है वी वाई, और ये हो गया है मेरे पास क्या, वी एक्स। तो फाइनली मैं यूं कह सकता हूं कि दिशा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स वी वाई अपॉन में वी एक्स। ये लो भाई, थीटा भी ज्ञात करने का मेरे पास फॉर्मूला आ गया है समतल में गति के लिए। अब मैं इसमें बात करूंगा, समतल में गति के संदर्भ में अपन ने स्थिति और विस्थापन चर्चाओं में ले लिए हैं, अपन वो जान लिए हैं। अब अपन इसी में इसके अलावा वेग भी अपन ने जान लिया है, औसत वेग भी जान लिया है, ताक्षणिक वेग भी जान लिया है। अब अपन इसमें जानेंगे त्वरण। त्वरण के बाद फिर अपन बातें करेंगे इसकी गति की समीकरणों की, जो कि समतल से संबंधित होंगी। तो देखिए, भाई त्वरण है क्या, वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। तो एक सिंपल सा अपने पास कंटेंट्स बन जाता है। तो देखिए भाई, त्वरण या एक्सेलरेशन, भाई देखो त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। देखो, चूंकि वेग में परिवर्तन की दर, चूंकि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो देखो, इसलिए नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर औसत त्वरण मुझे निकालना है, तो देखिए औसत त्वरण, पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें औसत त्वरण की। तो देखिए भैया, ए वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा, वेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी वेक्टर, समय में परिवर्तन डेल्टा टी, यानी कि आप इसे कह सकते हो v2 वेक्टर v1 वेक्टर अपॉन में t2 माइनस t1। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं त्वरण के लिए। अगर मुझे ताक्षणिक निकालना है तो देखो, तो देखिए मैं किस तरह से ले सकता हूं ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण आप जानते हो कि ताक्षणिक त्वरण होगा क्या। मैं यो कह सकता हूं कि ताक्षणिक त्वरण अगर किसी क्षण की बात की जाए तो जो किसी क्षण पर जो औसत त्वरण होगा वही किसके तुल्य बन जाएगा, ताक्षणिक त्वरण के। यानी कि डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा हो, लगभग शून्य हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मान जो है औसत त्वरण, वो ताक्षणिक त्वरण के क्या हो जाएगा, इक्वल बन जाएगा। यानी कि इस तरह से कहा जा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो यो कह सकता हूं कि अगर ये डेल्टा टी जो है 0 की ओर है, लगभग 0 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, इसे आप लिख सकते हैं डीवी वेक्टर अपॉन में dt। ये लो, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ताक्षणिक त्वरण की आ गई। अब देखो इसी में आगे थोड़ा और बढ़ ली, ये चीज वैसे पहले अपन एक बार पढ़ चुके हैं। चूंकि v वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, dr वेक्टर अपॉन में dt होता है, तो इसलिए a वेक्टर इज इक्वल टू, देखो d अपॉन में dt, v का मतलब dr वेक्टर अपॉन में dt। इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैं यहां कैसे कह सकता हूं इसे कि a वेक्टर इज इक्वल टू, इसे आप कह दीजिए d2r वेक्टर अपॉन में dt। इक्वेशन नंबर आ गई ये 3rd। यानी मैं ये कह सकता हूं
कि स्थिति का समय के सापेक्ष दोहरा अवकलन जो है वो त्वरण के तुल्य होता है। अतः स्थिति का समय के सापेक्ष दोहरा अवकलन, अतः स्थिति का समय के सापेक्ष दोहरा अवकलन त्वरण के तुल्य होता है। अवकलन त्वरण के तुल्य होता है। ये लो, अपन ये पॉइंट भी देख लिया। अगर मैं ये कहता हूं कि वेग का मान अगर मुझे दे दिया गया हो, यानी किसी क्षण पर वेग v वेक्टर इजिकल टू अगर मेरे पास आ रहा है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, उस वेग का t के सापेक्ष क्या कर दूं, मैं इसमें अवकलन कर दूं, तो मेरे पास ये स्टेप्स आ जाएगी। देखो किस तरह से, आगे मैं इस तरह से कह सकता हूं, यदि किसी क्षणिक समय स्मॉल t पर, यदि किसी क्षणिक समय स्मॉल t पर, यदि किसी क्षणिक समय स्मॉल t पर वस्तु का वेग, t पर वस्तु का वेग v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैफ प्लस वी वाई जे कैफ हो, तो वस्तु का त्वरण, तो देखो, तो वस्तु का त्वरण स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या था भाई, dv वेक्टर अपॉन में dt से, तो देखो भाई d अपॉन में dt, v वेक्टर की वैल्यू क्या है, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, ऐसा लिखा जा सकता है। या इसी को मैं आगे और बढ़ाता हूं, देखो आगे a वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैफ अपॉन में डी टी प्लस डी वी वाई जे कैफ अपॉन में डी टी। यहां तक की इक्वेशन आ गई है। यहां पे एक बार इसे नोट करें ताकि मैं इधर से इसे साफ करता हूं। इक्वेशन नंबर 3 तक आ चुकी है। अब देखिए, यहां मैं क्या जानता हूं कि मैं इस तरह से कह सकता हूं कि यहां डी वी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं ए एक्स एवं डी वी वाई अपॉन में डी टी, इसे मैं कह सकता हूं ए वाई। अगर मैंने ऐसा इस तरह से अगर इसे कह दिया है तो यही इक्वेशन अब मेरे पास क्या बन जाएगी, तो देखो, इसलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां मैं इसे कह सकता हूं भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी, ये जो स्टेप है मेरे पास, तो ये तो क्या बन गया है मेरे पास ए एक्स आई के प्लस, और ये बन गया है ए वाई जे के। ये लो, इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब इसको भी अगर मैं सदिश रूप में व्यक्त करना चाहूं तो मैं इसे सदिश रूप में व्यक्त कर सकता हूं। किस तरह से, देखो, अगर इसे मैं कंपोनेंट्स के रूप में, जैसा मैंने वेग के लिए लिखा है वहां मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी थी, यहां मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, यहां केवल उसी स्टेप्स को उसी प्रकार से मैं कर रहा हूं जिस तरह से मैंने वेग के लिए दिशा वगैरह ज्ञात की थी। अब देखो, अगर इसका मैं सदिश रूप के अंदर निरूपण करूं तो देखिए भाई, जैसे ओ यहां मैं ले लेता हूं, इसका ये ए है, तो यहां पर तो ये हो गया है ए एक्स वेक्टर हो गया, और इसका लंबवत घटक ये आ गया मेरे पास
ये लो ये लंबवत घटक ए वाई वेक्टर, और ये परिणामी त्वरण आ गया है ए वेक्टर। सदिश के त्रिभुज के नियम से इसका परिमाण निकालना अपने लिए क्या है, आसान है। ए एक्स और एक वेक्टर के बीच का कोण मैंने क्या ले लिया है भाई, थीटा है। तो अब देखिए, अब आपके पास अगर इसका मुझे परिमाण निकालना है तो त्रिभुज के नियम से आप देखिएगा ए बी ओ बी का जो परिमाण होगा वो होगा रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बिल्कुल यही होगा, इस ट्राइंगल से साफ दिख रहा है। तो ओ बी का मतलब ए वेक्टर का परिमाण, ये लो, ओ ए यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि ए वाई का स्क्वायर, ये लो समीकरण नंबर 5। तो ये जो समीकरण नंबर 5 आई है, इसमें अपन कह सकते हैं समीकरण 5 से परिणामी त्वरण का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। और बिल्कुल सही है, अगर आपको परस्पर लंबवत दो घटक अगर दिए हुए हैं तो परिणामी सदिश का आप इसे क्या निकाल सकते हैं भाई, परिमाण निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा इसके अंदर, अगर मुझे इसमें दिशा भी ज्ञात करनी हो तो देखिए दिशा कैसे ज्ञात होगी। आपके पास ये एंगल थीटा दिया हुआ है, tan थीटा, लंब बटे आधार यानी कि ए वाई अपोन में ए एक्स, इक्वेशन नंबर 6, या थीटा इज इक्वल टू, मैं इसे कह देता हूं tan इनवर्स ए वाई अपोन में ए एक्स। ये लो, जिस तरह से अपन ने वेग के लिए समीकरण ज्ञात की थी, ठीक उसी प्रकार से अपन ने त्वरण के लिए भी, ताक्षणिक त्वरण औसत त्वरण दोनों के लिए अपन ने समीकरण निकाल ली है, और वही कॉन्सेप्ट अपने पास पूरे हो गए हैं। अब अपन इसमें केवल गति के समीकरण और लिख करके, द्विविमीय गति के लिए गति के समीकरण लिख करके, उस पर आधारित जो आंकिक उदाहरण जो अपनी बुक में दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, पहले उन 3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर अनसोल्व जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे। लेकिन अनसोल्व क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन प्रक्षेप्य गति को और पढ़ेंगे, फिर एक साथ ही अनसोल्व क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति और द्विविमीय गति के क्वेश्चनों को फिर एक साथ अपन कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।